गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो, हर सरकार क्या करती है, कोशिश इस बात की कि कंट्री के लोगों का वेलफेयर जो है वो बढ़ाया जा सके। क्लियर है ना। देखो, हमारे देश में जो सरकार है ना, गवर्नमेंट अलग है, जुडिशरी अलग है, आ रहा है समझ में? और एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है। पर हाँ, उनका अपॉइंटमेंट किसके हाथ में रहता है? गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो बाकी सबके साथ मिल करके क्या बना सकती है, कानून। और उसको निभवाता कौन है, जुडिशरी। ठीक है। तो अब देखो, सरकार जिम्मेदार होती है कि जो भी ये रोड बन रही है या पार्क बन रहे हैं, समझ में आ रहा है, कौन सी चीज का बिजनेस होगा, कौन सी चीज का बिजनेस नहीं होगा, किस चीज पर टैक्स लगेगा, किस चीज पर नहीं लगेगा। अरे सर, ऐसा होता है कि जैसे इकोनॉमी में हमारे कोई चीज ज्यादा है ना, हमारे यहाँ की जमीन में कुछ चीज ज्यादा पाई जाती है या कुछ भी है, तो वो हमको सस्ती पड़ती है। और हमको कोई चीज अगर इम्पोर्ट करनी पड़े तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, इकोनॉमी के लिए थोड़ी सी बुरी हो जाएगी। तो सरकार जो है वो बजट के थ्रू क्या करने की कोशिश करती है कि लोग जो है वो उन चीजों को प्रेफर करें, ठीक है, जो हमारे यहाँ सफिशिएंट मिलती है। अगर इम्पोर्टेड ज्यादा प्रेफर करेंगे या कुछ भी ऐसी चीज है जो लोगों के वेलफेयर के खिलाफ होगी, तो क्या होगा, देश का थोड़ा सा बुरा हो जाएगा फाइनेंशियली। और देश का फाइनेंशियली बुरा होगा तो इवेंचुअली सबके वेलफेयर में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर सरकार के पास पैसे नहीं बचे तो सरकार हर चीज पर क्या लगाने लग जाएगी, टैक्स। ठीक है। सरकार का मेजर रेवेन्यू कहां से आता है, टैक्स का। टैक्स का मेजर रेवेन्यू कहां से आता है, दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। कौन से नोट से, फॉरेन एक्सचेंज के अलावा क्या है उसमें। अरे एक सेकेंड, अभी तो फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा भी नहीं रहा हूं मैं। नहीं, मैं ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, इन लोगों ने अभी नोट्स फॉरेन एक्सचेंज के ले रहे हैं और दूसरा टॉपिक बोल रहे हैं। क्या, अभी सब लोग फॉरेन एक्सचेंज के नोट्स दो वापस, सबसे फॉरेन एक्सचेंज के नोट्स की। नहीं नहीं, सबको दे चुके हैं ना पहले, यहाँ रख दो, फिर देंगे, नहीं तो तुम लोग वही देखते रहोगे। ठीक है। अरे चलो ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, चलो सुनो। तो ठीक है, तो सरकार जो है वो क्या करती है, जितनी भी ये रोड बनना है, ब्रिज बनना है या कुछ भी होता है, इन सबका हिसाब किताब लगाती है। अब क्या है कि रैंडम हिसाब लगाएंगे तो दिक्कत है। हर व्यक्ति क्या है, अपने लिए काम कर रहा है, अपने घर के लिए, अपनी गाड़ी के लिए। पर जो चीजें कॉमन यूज की है उस पर कौन काम करेगा। इसीलिए फिर क्या सिस्टम बनाया गया सरकार का। सरकार का सिस्टम ऐसा बना है, सब लोगों से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किसी न किसी फॉर्म में कलेक्ट किया जाएगा। और उस पैसे को सरकार जो है वो किस पे खर्च करेगी, लोगों पे। देखो, हम लोग बहुत बाद में पैदा हुए, ये सब सिस्टम जो है ना वो बहुत ज्यादा फैल चुका है। आज की डेट में इतने तरीकों से सरकार पैसा ले रही है और इतने तरीके से वो पैसा जो है वो खर्च हो रहा है। वही सारा कुछ हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना। तो अपन लोग आमतौर पर बोलते हैं कि सरकार की टैक्स से कमाई है, पर टैक्स टैक्स भी 25 प्रकार के हैं। सबसे कॉमन टैक्स है इनकम टैक्स, जिसका मतलब क्या होता है, आप ज्यादा इनकम कमा रहे हो, एक साल का पैच रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो, क्या करो, सरकार को उस पर टैक्स दे दो। सिंपल। ये स्लैब बना रखें कि इतने 5 लाख तक में नहीं लगेगा टैक्स, उससे ऊपर में 10%, फिर 20%, फिर 30%।
ऐसे आपसे टैक्स कलेक्ट होगा तो सरकार के पास जमा हो जाएगा। क्लियर है? पर ये क्या है, ये काफी नहीं। तो फिर सरकार ने क्या चालू किया? तो फिर सरकार ने चालू किया इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार ने कहा कि भाई देखो, जो भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है उस पर टैक्स लगाना है। जो भी चीजें बिक रही हैं उनके बेचने के समय टैक्स लगाना है। फिर उन्होंने कहा जो भी चीजें सर्विसेज दे रहे हो आप, उस पर टैक्स देना है। तो आप होटल होटल में खाना खाते हो तो क्या होता है, आपका जो बिल है उसके ऊपर एक टैक्स का अमाउंट है जो कि कलेक्ट करके कस्टमर से कलेक्ट होता है, कस्टमर से। और वो होटल वाला कलेक्ट करके एक्चुअली में उसको कहाँ जमा कराना है? सरकार के खाते में। तो प्रैक्टिकली आज की डेट में जितने भी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उन सब पर क्या है? टैक्स। तो इस तरीके से सरकार का अच्छा खासा रेवेन्यू होता है। अच्छा, सरकार बहुत सारे बिजनेस भी करती है, पता है आपको? जैसे कि रेलवे सरकारी बिजनेस है ना, जिसकी ओनर कौन है? गवर्नमेंट। उससे अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। और स्टील अथॉरिटी और BHEL, ऐसे बड़े सारे नाम हैं। जिनमें सरकार लोहा भी बेच रही है और लकड़ी भी बेच रही है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं किसके? सरकार के। सरकार बिजनेस क्यों कर रही है? कैसे वेलफेयर होगा इसका? कम रेट पे देंगे, एक तो बात ये है। और दूसरा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे देंगे, और दूसरा कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि सरकार ना बनाए तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब बड़ी कंपनीज अगर कुछ बना भी लेंगी तो बहुत हैवी रेट पे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब क्या होता है, एक बेसिक टैक्सेशन लग रहा है। अब उस बेसिक टैक्सेशन के बाद क्या होता है? टैक्स तो लग रहा है, पर उसके बाद फिर क्या होता है? कोई कम पड़ गया, कोई प्रोडक्ट टैक्स के बाद भी बिक रहा है, और कोई प्रोडक्ट टैक्स के बाद एकदम बिकना बंद हो गया। समझ में आ रहा है? सरकार ने टैक्स इसलिए लगाया था कि क्या हो? अच्छा हो, सरकार की भी कमाई हो। लेकिन अगर प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया तो फिर वो ऑब्वियस बात है, सरकार की कमाई भी उतनी सच नहीं हो पाएगी। ये क्लियर है क्या? ठीक है। तो इसीलिए सरकार फिर टैक्स को बढ़ाती है या कम करती है। लेकिन अगर रैंडमली ये होता रहे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए ये तय किया गया कि, और सबको अपना प्लान करने में भी दिक्कत होगी, इसलिए सब ये सिस्टम तय हुआ। ये काम करते हैं, एक डेट तय करते हैं, है ना? तो टैक्स के रेट इन जनरल कांस्टेंट रहेंगे, बहुत इमरजेंसी हुई तो चेंज करेंगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कांस्टेंट रहेगा। और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या टैक्स के रेट रहेंगे, कहाँ कहाँ क्या खर्चा करेंगे, वो सब का प्लान पहले से बन जाएगा। उसके पहले जो 1 फेब आएगी ना, उसी में। तो हर साल की 1 फेब को, ऐसा कोई रूल नहीं है लेकिन इन जनरल 1 फेब को क्या होता है? बजट आता है, जिसमें कि सरकार आगे आने वाले साल के प्लान्स बताती है। अब जब सरकार अपने आगे आने वाले साल के प्लान्स बताती है, उसमें क्या होता है? कितना टैक्स लगाया जाएगा, कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो इतनी विंग्स हो गए ना, मतलब हमारा सिर्फ डिफेंस का जो खर्चा है वो करीब 6 लाख करोड़ का है। सॉरी, 6,92,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ का। 7 लाख करोड़ मतलब सात, उसके आगे 7 जीरो, नहीं 5 जीरो, फिर 7 जीरो। इतना पैसा खर्च होता है सिर्फ डिफेंस में हमारा। आप समझो पूरे देश भर से किस किस तरीके से सरकार कलेक्ट कर रही है पैसे। और ये तो सिर्फ डिफेंस का खर्चा है। ठीक है? तो सरकार कहाँ कहाँ पर पैसे खर्च कर रही है, कितने के रोड बनने हैं, तो सबके डिपार्टमेंट अलग अलग बनाती है कि रोड मिनिस्ट्री के लिए इतना दे देंगे, HRD के लिए इतना दे देंगे। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे सरकारी जो एम्प्लॉयज हैं उन सबकी सैलरी भी इसी में से जाती है।
आ रहा है क्या ये समझ में? ठीक है ना? तो सरकार को बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल इकोनॉमिक वेलफेयर एक्टिविटीज करनी पड़ती है। ये क्लियर है? और ये सब एक्टिविटीज करने के लिए अच्छा खासा खर्चा लगता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो खर्चा है ये बिना प्लान किए नहीं किया जा सकता, क्योंकि सडनली पैसे खत्म हो गए थे, ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया था। ठीक है ना? तो उसका सोल्यूशन होता है बजट। देखो, बजट इज सिंपली अ प्लान। बजट क्या होता है? प्लान। कैसा प्लान मतलब? आगे आने वाले साल में कैसे कैसे पैसा आएगा और कहाँ पैसे हम खर्च करेंगे, ये क्या कहलाता है? बजट। क्लियर है ना? तो सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इज बजट। तो बजट इज अ प्लान। लिख लो, बजट इज अ प्लान। बजट इज अ प्लान ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम ऑफ गवर्नमेंट। Income and expense of government over the year. ठीक है? The solution of these problems is budget. A budget is a document containing detailed programs and policies, ठीक है ना, of the next year. अगले आने वाले साल के लिए प्लान होता है। बजट जो होता है वो कब का प्लान होता है? अगले आने वाले साल के लिए। क्लियर है? कॉमन इंसान के लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा इससे बताओ? आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा बजट से? बहुत सारे प्रोडक्ट के रेट डिसाइड होंगे, तो अगर किसी चीज पर आप खर्च करते हो सबसे ज्यादा, या किसी चीज का, भाई आपके सबके घर वाले कहीं ना कहीं नौकरी करते होंगे या बिजनेस करते होंगे, जिस प्रोडक्ट में डील करते हो अगर उसका टैक्स बढ़ गया या उसका टैक्स कम हो गया, तो सीधे सीधे आपकी पारिवारिक इनकम पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? फर्क पड़ जाएगा। ये क्लियर है? तो कॉमन मैन की लाइफ में कैसे फर्क पड़ेगा? सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बेनिफिट्स अनाउंस हो सकते हैं। फोन का रेट आपका तय हो जाएगा टैक्स के साथ। अरे सुन, पेट्रोल की कॉस्ट ऑब्वियसली बात है कहाँ डिसाइड हो जाती है? बजट। अब तो खैर रैंडमली डिसाइड होने लगती है। ठीक है? तो बजट जो है वो बेसिकली हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। क्लियर है? कुछ लोग खुश हो जाते हैं और कुछ लोग दुखी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऑब्वियस बात है, भाई जिस चीज पर टैक्स कम हो गया वो चीज सस्ती हो जाएगी, जिस पर टैक्स लग गया वो महंगी हो जाएगी। तो कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग दुखी। और हमारे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, समझ में आ रहा है, तो अभी बड़े लंबे समय से यही हमारे देश का बजट बजट जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कि यही तय करती है कि भाई कितना कहाँ से पैसा आना है, किस चीज पर टैक्स लगना है और कहाँ खर्चा होगा। ये सब इन्हें ही तय करना है। देखो, बहुत सारा खर्चा तो रेगुलर है, समझ में आ रहा है, कितने लाख करोड़ का तो खर्चा बहुत फिक्स्ड है कि इसकी सैलरी जानी है, ये वो है। तो नए खर्चे बेसिकली ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। टैक्स जो रेगुलर लगा हुआ है वो तो लगा ही हुआ है। अगर किसी के रेट चेंज कर दिए या किसी नई चीज पर टैक्स लगा दिया, तो फिर क्या होगा? उससे सीधा सीधा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है? ये नहीं है चैप्टर वाइज अलग। ठीक है?
अरे ये टर्म वन है, हाँ टर्म टू चाहिए मुझे टर्म बजट। टू वही है ना इसमें। हाँ ये बोलते हैं। अच्छा ओसवाल की टर्म टू है, इसमें टेंशन नहीं है सर। ऑल इन वन जो भी बुक्स है वो ला करके दे देना। ठीक है। हाँ ठीक है, चलो तो मैं अभी पास एग्जाम के क्वेश्चन वेश्चन बना लूँ, है ना, जिस बेस पे मैं आपको बता पाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पास एग्जाम में आएंगे, साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे, बढ़िया रहेगा, है ना। ठीक है, तो बजट में क्या डिसाइड होता है, सोर्स ऑफ फंड और, है ना। तो देखो अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पैसा जाएगा, इसका पूरा हिसाब किताब जो है वो सरकार देती है। अरे सर नोट करते जाओ थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो भी आ रही है तुम्हारे, तो तुमको हेल्प मिल जाएगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब समझते हो, मतलब वही इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए जो खर्चा है वही, ठीक है ना। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, जैसे रोड है, अरे तो ये नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब रोड है तो किसी एक व्यक्ति को नहीं रोक सकते कि तूने टैक्स नहीं दिया तो नहीं चलेगा इस रोड पे, या जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं वही लोग चले। पब्लिक गुड्स में इतना प्रॉपर पैसा वाला बाइफिकेशन होना संभव नहीं है, अरे समझ। और नॉन राइवलरस मतलब कि उनकी लड़ाई नहीं होती किसी से, समझ रहे, जैसे कंपटीशन होता है ना, तो पब्लिक गुड्स का कंपटीशन नहीं होता है। ये आए हुए क्वेश्चन है, उनका मैं आपको हिंट दूं। ये ये एक सैंपल रिसीट ऑफ पेमेंट है, किसका, सरकार, बजट, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, और कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, बताओ। कैपिटल मतलब बड़े खर्चे, अभी जेनरेट बता रहे, रेवेन्यू माने की रेवेन्यू, अरे देखो रेवेन्यू रिसीट में दो टाइप के, टैक्स और नॉन टैक्स। ये आइटम्स लिख लो किसके अंदर में क्या है, रेवेन्यू रिसीट में लिख लो टैक्स और नॉन टैक्स, अभी और डिटेल होगी इसमें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख लो इंटरेस्ट और सब्सिडी, सैलरी, समझ में आ रहा है ये सब। कैपिटल रिसीट में डेट और नॉन डेट दोनों टाइप का आएगा, डेट यानी कि उधार लेना, है ना, ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन। व्हाट आर द रेवेन्यू रिसीट्स इन द गवर्नमेंट बजट, तो क्या होगा, सबसे मेन क्या है, इसको लिखो रेवेन्यू रिसीट को which does not reduce asset or increase liability। रेवेन्यू रिसीट की बात करते हैं, रेवेन्यू रिसीट कौन सी होती है, जो असेट कम नहीं करती, ऐसे काम करो हिंदी में लिख लो या तो फिर, जो असेट
रिड्यूस नहीं करती और लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं करती। वो क्या है? रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या है? जो ईदर इंक्रीज लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट। है ना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नीदर इंक्रीज असेट नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखो ईदर इंक्रीज असेट और रिड्यूस लाइबिलिटी। ये आता है एग्जाम में, आ रहा है समझ में? रेवेन्यू रिसीट क्या होती है और कैपिटल रिसीट क्या होती है। ऑलमोस्ट हर बार आया हुआ एक एक नंबर में तो। बाइफरकेशन करने भी आता है, अभी आएगा, डिटेल में आएगा, बहुत बार आएगा। 25 बार ये लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें ऑलरेडी, वहां से कॉपी कर लेना। ठीक है? अब गवर्नमेंट बजट का मकसद क्या होता है? लोगों के बीच में जो रिसोर्सेस बटे हुए हैं ना, वो अनइवन है। कोई फालतू में अमीर हो रहा है, कोई फालतू में गरीब है। आ रहा है समझ में? उन सबका रीएलोकेशन करने का तरीका क्या होता है? बजट। कि टैक्स लगा दो अमीरों पे और गरीबों की चीजों पे टैक्स जो है वो हटा दो। अब आजकल ऐसा नहीं करती है सरकार। एक्चुअली में क्या होता है ना, देखो, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट हो गया है जो कि सब लोग पढ़ रहे हैं, जबकि ये तो वे ऑफ लाइफ है। आपको क्या करना पड़ेगा भाई? देश के हर नागरिक को ये पता होना चाहिए, ताकि अगर मान लो कि सरकार कोई भी ऐसा एक्शन ले रही है जिससे कि भाई गड़बड़ हो रहा है, अगर मान लो कि सरकार कोई भी ऐसी चीज पर टैक्स हटा रही है जो कि सिर्फ अमीर लोग यूज करते हैं, समझ में आ रही है बात? तो ये तो सीधे सीधे गलत हो रहा है। इस पर तो सीधे सीधे क्या होना चाहिए? आवाज उठनी चाहिए। और आवाज उठाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज। पता तो होना चाहिए कि क्या हमारे अधिकार है, हम क्या कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते। पता ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर लोगे। आ रहा है समझ में? है ना? तो गवर्नमेंट एलोकेशन कैसे करती है? खुद गुड्स बना करके। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर गवर्नमेंट नहीं बनाती तो आज की डेट में हमारे जीवन के ज्यादातर पैसे जो है वो काय में लग रहे होते? इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसमें इसमें कौन सी संस्थाएं होती? कोई प्राइवेट। तो हमारे जीवन की आधी कमाई, आधे से ज्यादा कमाई किसमें जा रही होती? इलेक्ट्रिसिटी में। तो हम इतने वेलफेयर लेवल पर इसलिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका बिजनेस हम करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो डायरेक्टली, और बहुत सारी चीजों पर टैक्स दे देते हैं, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट नहीं बनाती। अब जैसे गैस सिलेंडर वगैरह है, उसकी कंपनीज ओन करती है गवर्नमेंट। अब हटा ली है सब्सिडी क्योंकि उसका रेट अब उस हिसाब से नहीं है। बट इनिशियली गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेस वो यूज करें जो थोड़ा सस्ता पड़ता है और थोड़ा सा बेटर है, जिसमें पॉल्यूशन वगैरह कम है। और इसलिए सरकार ने जो गैस सिलेंडर्स है उस पर सब्सिडी दे रखी है। वो सब्सिडी इतनी ज्यादा थी कि मतलब मान लो कि सिलेंडर बनाने में
किसी कंपनी को 1000 रुपए का खर्च आ रहा है और वो मिल रहा था लोगों को 200 रुपए, 150-200 रुपए में। ये क्यों? ताकि लोग यूज करना चालू कर दें। अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने सोचा कि अब तो सब लोग यूज कर ही रहे हैं, ठीक है ना, अब कोई वापस से तो वो चूल्हा जलाने पे आएगा नहीं, सब लोग गैसे ही यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सरकार ने क्या किया, सब्सिडी हटा, आ रहा है समझ में, तो भी लोग खरीद ही गए। ये क्लियर है ना, मतलब अब वो एक नॉर्म बन चुका है कि घर है तो गैस सिलेंडर है। अदरवाइज फ्यूल के बहुत सारे सोर्स थे, लोग मिट्टी तेल खरीद करके उसको यूज करते थे एक्चुअली। ये सब मकसद है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या? प्राइसेस एकदम से फ्लक्चुएट ना, है ना, नोट करते जाना। और बजट के थ्रू क्या करते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती है? सरकारी कंपनीज। समझ में आ रहा है? देखो क्या है ना, हमारा वेलफेयर ना बहुत प्रॉपर नहीं हो पाता। क्यों? कैसे? देखो क्या है, जैसे एयरटेल है, तो अभी तो खैर जियो आ गया तो कंपटीशन हो गया तो रेट थोड़े से ठीक हो गए। अदरवाइज आपको पता है केबी कितनी यूनिट होती है? कितने केबी से एक एमबी बनता है ना, और कितने एमबी से जीबी बनता है? 10 पैसे पर 10 केबी का रेट था एयरटेल का। 10 पैसे पर 10 केबी। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये कितना महंगा है। पैसे, 10 केबी। अब इसको कन्वर्ट करोगे तब तुमको समझ में आएगा कि ये किस लेवल का महंगा है। केबी बहुत छोटी होगी, मतलब आपके 10-10 पैसे ऐसे उड़ते थे। फिर पहले इतना फास्ट नहीं था नेट जैसा अभी है, तो अभी से कंपेयर मत करना। अभी से कंपेयर करोगे तो समझ लो 10 सेकंड में पता चला कि 2-3 हज़ार रुपए लग गए, ऐसा हो जाएगा, है ना। पहले स्पीड नहीं थी ना इतनी। एक पेज लोड हो रहा है तो हो ही रहा है, 15 मिनट के लिए फोन रख दो, फोन ऐसा गर्म हो जाता है, एक फोटो लोड होती है फिर इंटरनेट। हाँ, ठीक है ना, इंटरनेट ऐसे चलता है। खैर पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट की एंटिटी है बीएसएनएल। अगर बीएसएनएल का प्रॉपर काम होता तो आज ना जियो होता ना एयरटेल होता। पॉइंट समझो, ये सब कंपनीज जो है ना, ये खिला देती है पैसा गवर्नमेंट कंपनी को, काहे के लिए? कि तुम बस मत करो काम। समझ में आ रही है बात? तो फिर क्या होता है, तभी एयरटेल एक्चुअली में इतनी ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि पहले लैंडलाइन फोन और मोबाइल भी सिर्फ बीएसएनएल के ही चलते। खैर अभी वापस से वो हो रहा है। ये सब मकसद है किसके? सरकार के थ्रू बजट, इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल डिस्पैरिटीज को दूर करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्लियर है ना, देश का भला करना एक्चुअली में सरकार का काम है। क्योंकि सरकार क्या है, सरकार अपने आप में कुछ नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? ठीक है, सरकार इसलिए बनाई गई है क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट का ध्यान रखा जा सके। हम लोगों ने बहुत बड़ा बना दिया है एक्चुअली में सरकार को और इन सबको, जबकि एक्चुअली में मतलब वो कुछ नहीं है, वो एक ग्रुप है क्योंकि सारे लोगों ने सिलेक्ट किया। अब वो ग्रुप कुछ भी कर रहा है, कुछ भी डिसाइड करेगा, तो वो सारे लोग मान रहे हैं, बट वी कैन डिसाइड कि वो उस ग्रुप में कौन रहेगा। मतलब चुनाव होता है। अरे सर में बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत सारी चीजें, तो एक एक करके समझते हैं। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है ना। तो सरकार जो है वो कोशिश करती है कि अबे साइलेंट कर लो ना, कितनी बार बच चुका है यार फोन, एक बार के बाद कर लिया करो ना साइलेंट। एक दो बार में कुछ नहीं बोल रहा था मैं, पर मान ही नहीं। हाँ, तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए रिसोर्सेस का। समझ में आ रहा है? किस पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो पाए। देखो मकसद सरकार बनाने का यही है कि ऐसी चीजें हो जिससे सारे लोग क्या करें, ग्रो करें। हमको ना अच्छाई समझ में आती है ना बुराई, यही है लिटरेसी। समझ में आ रहा है? हमारे जीवन में क्या क्या अच्छा है सरकार के कारण, और क्या क्या बुरा है सरकार के कारण।
अगर हमें इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर हम टोटल हवा में जी रहे हैं। और ज्यादातर लोग इसी तरीके से हमारे देश में क्या है, इलिटरेट है। क्लियर है? ये अगर आपको समझ में आएगा, आपको एक एक पॉलिसी अगर अगर पता होगी कि यार इससे कहाँ क्या फर्क पड़ने वाला है, तो आप एक्चुअली में सरकार को सही चीज के लिए उसकी तारीफ और उसकी बुराई जो है वो कर पाओ। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? भैया हमारे जीवन में इससे क्या लेना देना। तो देखो बेटा, क्या है कि कल को तुम कुछ ना कुछ तो करोगे ही कमाने के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब कुछ ना कुछ करोगे तुम कमाने के लिए, और तुम किसी न किसी कैटेगरी में तो आओगे ना, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, समझ में आ रहा है, रिच पुअर जो भी है, तो तुम्हारे जीवन में सीधे सीधे इन टैक्सेस से और इन सब सारी चीजों से फर्क पड़ेगा। आ रहा है समझ? क्लियर है? तो सरकार का ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप उस हिसाब से अपना करियर वगैरह भी प्लान कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर किसी को ये समझ में आ जाए कि सरकार जो है वो सोलर की तरफ ज्यादा जा रही है या ईवीज को प्रमोट कर रही है, तो अगर कल को मैं अपना करियर बनाऊंगा तो फिर इस दिशा में बनाऊंगा। अगर मान लो कि आप ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू चलो, आप सोचो कि भैया मैं तो किसी पेट्रोल पंप का मैं अपना करियर बनाऊंगा कि पेट्रोल वाले उसमें, तो मान लो कि सरकार जो है वो पेट्रोल से पीछा छुड़ाना चाह रही है, तो जब तक आप किसी लायक बनोगे तब तक हो सकता है कि आप रिडंडेंट हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेट्रोल बंद होने वाला है या ईवी चलने वाला है, बट अगर सरकार का उद्देश्य ये है तो इट इज पॉसिबल। समझ में आ रही है बात? आप इमेजिन करो कि जब फोन आया, हम लोग को नहीं पता, जब फोन नहीं आए थे ना, तब देश में चलते थे कैमरे। आज की डेट में कैमरे जो है सिर्फ हाई एंड कैमरेज चलते हैं। ठीक है? पहले हर घर में कैमरेज होते थे। आपको पता है ऐसी फोटो रील्स होती थी जिसमें आप मैक्सिमम एक बार में 36 फोटोज क्लिक कर सकते थे। ठीक है? और जगह जगह पे हर पूरे शहर भर में होते थे फोटो स्टूडियोज, जो आज भी देखने को मिल जाएंगे आपको, पर अब वो काम बचा ही नहीं। समझ रहे? तो लोग कहीं भी घूमने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक रोल में मैक्सिमम 36 फोटोज आ रही हैं। उन फोटोज को खींच के और फिर वो कैमरे में वापस से रोल लपेट के, और वो जो रोल होता था वो फोटो स्टूडियो में दिया जाता था, जिसको बोला जाता था कि धुलने देना। समझ में आ रहा है? और फिर उससे 36 फोटोज प्रिंट फॉर्म में निकलती थी, उसका खर्चा लगता था, वो सारा कुछ। और नेगेटिव्स होते थे तो उसका फिर वो पॉजिटिव बनते थे, तो एल्बम का खर्चा, फोटोज का खर्चा, ये सारा। समझ आ रही है बात? ठीक है? ये पूरी इंडस्ट्री लाखों करोड़ों की थी, जीरो वैल्यू पे हो गई। जब मोबाइल इवेंचुअली जो है ज्यादा हाई एंड कैमरेज देने लगे, तो किसी ने फिर, लोगों ने प्रिंट रखना छोड़ दिया, वो सिर्फ एक लग्जरी बन गई। वो नीड हुआ करती थी हर घर की। अभी भी पुराने अगर तुम फोटोज देखोगे, समझ में आ रहा है, दादाजी लोगों के या पापा लोगों के भी, तो तुमको वो फिजिकल फोटोग्राफ्स मिलेंगे, लेकिन वो फोटोज कहीं मिलेंगे नहीं, और वो बहुत कम क्वांटिटी में। समझ में आ रहा है? हमारे एक साल के जितने फोटोज होते हैं वो पेरेंट्स के पूरे जीवन भर के नहीं होंगे। तुम ये नोटिस कर लेना। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि पहले ये फैसिलिटी नहीं थी ना। एक एक फोटो बहुत ध्यान से खींची जाती थी। समझ में आ रहा है? तो मैं तुमको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस व्यक्ति ने उन टेक्नोलॉजीज पे काम किया, सोचो उस समय अगर किसी को टेक्नोलॉजी उन सब का नॉलेज नहीं है, और उसने सोचा कि चलो हम भी, यार ये कैमरा रीलिंग कितना प्रॉफिट, चलो हम भी यही करें, और वो करने लग गया और मोबाइल बिजनेस बढ़ने लग गया, तो जब तक उसका बिजनेस प्रॉपर पहुंचा तब तक रील्स ही साफ हो गई, तो पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो बर्बाद हो गया। इसीलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जिसके साथ होता है ना बेटा, पता उसी को चलता है। समझ में आ रही है बात? ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है, जिनके जीवन पे सीधे सीधे फर्क पड़े। लेकिन वो, किसी ने अगर देखा हो, सुना हो ऐसी सारी किसी चीज का, कोरोना में जो पॉलिसीज आई कुछ कुछ, उसने बर्बाद कर दिया किसी किसी बिजनेस को। खैर, तो सरकार जो है वो टैक्स और सब्सिडीज के थ्रू क्या करती है, वो पूरा रीएलोकेशन प्लान करती है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आइडियल सिचुएशन पढ़ रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, तो सरकार कोशिश करती है कि भाई गरीब लोगों को चीजें सस्ते में मिल पाए, अमीर लोगों पे लग जाए जो टैक्स वैक्स लगना है ना। गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है? देखो,
डायरेक्टली गुड्स बनाती है। गुड्स और सर्विसेज समझो, डिफेंस एक ऐसी सर्विस है जो कि कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कौन बना रहा है, गवर्नमेंट। आप इमेजिन करो अगर गवर्नमेंट ना हो या डिफेंस सिस्टम ना हो तो किसी देश की कोई बाउंड्री ही नहीं, समझ आ रहा है? तो फिर क्या होगा, जो पहले होता था क्या होता था, कभी भी कहीं पर आक्रमण कर दिया, एक्वायर कर लिया। समझ में आ रही है बात? अब अंग्रेजों ने भी ऐसे एक्वायर किया था। तो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो जो रिसोर्सेज हैं जब वो उस पर कंट्रोल कर लेते, ठीक है ना, तो जो अंग्रेज भी आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को माना कि ये लोग अलग है, इंसान इंसान नहीं समझा ना, उन्होंने कहा नहीं हम लोग अलग है, ये लोग अलग है, इनके रिसोर्सेज छीन लो, इनको मरने दो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसीलिए इवेंचुअली फिर क्या हुआ, ये सिस्टम हुआ। तो डिफेंस पे जो खर्चा हो रहा है वो कौन कर रहा है, सरकार कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं, गुड्स जो है वो बना रहे हैं, वॉर इक्विपमेंट्स वगैरह बना रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ये एक सर्विस है जो कि आम लोगों को मिल रही है। किसी ने चोरी कर ली कुछ है तो फिर आप जाकर के क्या कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। समझ रहे, जो भी क्राइम हो वो सबको कौन रोक रहा है, पुलिस। नहीं है तो सोचो क्या होगा, जितने लोग अमीर है वो लोग प्राइवेट अपनी एजेंसी रख लेंगे, सुरक्षा एजेंसी। इमेजिन करो कि पुलिस डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर हमारे देश में क्या होता, प्राइवेट एजेंसीज होती जो कि हर घर को इंडिविजुअली प्रोटेक्ट करने का ठेका लेते हैं। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? ठीक है ना, सैनिटेशन वगैरह का मतलब वही जो पूरा जो भी कचरा और वो सारा कुछ है ना, उसके लिए पूरे शहर भर में वो सैनिटरी वो बनाते हैं नाले वाले, जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर तरीके से जो है वो किसी भी बाहर में, हाँ तो वो, हाँ तो वो नगर निगम का खर्चा कौन कर रहा है, नगर निगम क्या है, बेसिकली सरकार। ये जो पूरा टैक्स का है ये पूरा खर्चे से ये मैनेज हो रहा है। और वाटर सप्लाई, हमारे घरों में जो वाटर सप्लाई आता है वो वाटर एक्चुअली में ट्रीट होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ऐसे नहीं कि नदी से सीधे नल जोड़ दिया हमने, उसका पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो पानी पूरा ठीक होता है और उसके बाद वो पानी जो है वो नलों में आता है। हम उसको डायरेक्टली अभी नहीं पी पाते, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो भी फिर भी नल में आते आते भी गंदा हो जाता है या जो भी है, या हम लोग ज्यादा हाइजीनिक है, पर वो नल से डायरेक्ट पानी पहले पिया जाता है। आ रहा है क्या समझ में? तो ये सब गुड्स जो है ये कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके कोई चार्जेस कलेक्ट नहीं कर पाता। समझ में आ रही है बात? ये सब हमारे जीवन में है, क्यों, सरकार है इसलिए, ये पब्लिक गुड्स कहलाते हैं। समझ में आ रही है बात? एग्जाम में इसके क्वेश्चन है, पब्लिक व्हाट आर पब्लिक गुड्स, इन सबको लेकर। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, मतलब भाई किसी की वेल्थ, अंबानी की वेल्थ 20 लाख करोड़ और कोई 50,000 का लोन भी नहीं ले पा रहा, तो तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं तो लोन दिया जाए 50,000 रुपए का, ये इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस सच इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू इट्स बजटरी प्रोसीजर। ये क्लियर है? तो गवर्नमेंट को कायदे से क्या करना चाहिए भाई, टैक्स लगाना चाहिए रिच पर, और पुअर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है रेज करना चाहिए। ये एक्चुअली में रियल पर्पस होना चाहिए इकोनॉमिक्स का, बट ये ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली वो टैक्स कहाँ देते हैं, तो कुछ ना कुछ करके वो एग्जेम्प्ट कर लेते हैं ना टैक्स रेशियो। यही तो गड़बड़ है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही तो गड़बड़ है, इसका क्या करेंगे? क्लियर है? इसका इसी को किसको सोचना है एक्चुअली में कायदे से, सरकार, लेकिन नहीं कर पाते। गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी योजनाएं लेकर के आती है, जैसे ये उज्ज्वला योजना है, तो बीपीएल फैमिलीज मतलब बिलो पॉवर्टी है, उनको क्या होता है कि सिलेंडर आपको फ्री मिल जाएगा। अरे सर, तो ये इससे क्या होगा कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक सा मेंटेन हो पाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने महीने के खर्चे का भी इंतजाम जो है वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्राइजेस जो है वो अनयूजुअली फ्लक्चुएट ना हो। अरे सर, क्योंकि अगर प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगे तो इकोनॉमी में बहुत अनसर्टेनिटी है। देखो पता क्या है, अभी हो सकता है कि आप इस बात को उतना समझ ना पाओ, ठीक है,
कि प्राइसेस फ्लक्चुएट होने से कितनी प्रॉब्लम है। ये आप इसलिए नहीं समझ पाओगे क्योंकि हम लोग सब प्रिविलेज्ड लोग, मैंने पहले ही बताया था आपको कि हमको नहीं पता है कि हमारे को फर्क नहीं पड़ रहा है ना अभी कि पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा 2-5 रुपए से, समझ में आ रहा है, या किसी चीज के रेट्स अगर चेंज हो जाएंगे तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी चीज के रेट ऊपर नीचे होते हैं ना, तो हो सकता है थोड़े दिन बाद बहुत ज्यादा उस चीज का इकोनॉमी पे बुरा प्रभाव पड़ जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मान लो पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ जाता है, समझ रहे हैं, तो पेट्रोल क्रूड जो है वो हम लोग पता क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश का पूरा बजट बिगड़ जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब अगर मान लो देश में किसी भी कारण से सडनली पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ जाए तो हमारा देश दिक्कत में आ जाए, सडनली टैक्सेस वैक्सेस ज्यादा हो जाए। तो क्योंकि मैक्रो लेवल पर होता है ना, हर एक व्यक्ति अगर 10 रुपए का फर्क डाल रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारी जो पॉपुलेशन है ना बेटा देश की, वो कितनी है, 125 करोड़, समझ में आ रहा है। तो ज्यादा ही होगी, लेकिन 125 करोड़ पे 10 रुपए का फर्क मतलब 1250 करोड़। हर व्यक्ति के 10 रुपए का फर्क पूरी इकोनॉमी पे 1250 करोड़ का फर्क डालता है। आप पॉइंट समझो, 1250 करोड़ सिर्फ 10 रुपए हर व्यक्ति से, इसीलिए फर्क जो है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, आप इमेजिन करो जैसे कोई भी इंडस्ट्री को बोला जाता है ना, जैसे कि सब लोग पटाखे खरीदते हैं, समझ में आ रहा है, कितने के पटाखे खरीदे आप लोगों ने एवरेज, है ना, 2-3 हजार 5 हजार के भी अगर लिए, तो आप इमेजिन करो कि इस तरीके से 5 हजार के कितने लोगों ने पटाखे लिए, तो पूरी इंडस्ट्री पे, पूरी इकोनॉमी पे दिवाली का कितना असर पड़ता है। अगर मान लो दिवाली एक दिन बारिश हो जाए, इंडिया की जीडीपी फर्क आ जाए। आप पॉइंट समझ लो, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो मैटर करती है, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इन सबको मैनेज कौन करता है, सरकार बजट के थ्रू। क्लियर है। जब भी रेट वेट बढ़ने लगते हैं, डिमांड बढ़ने लगती है, सरकार ने नोट वोट छाप दिए, तो क्या होता है कि इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज आ जाती है, क्योंकि डिमांड जो है वो सप्लाई से बढ़ जाती है। सप्लाई मतलब टोटल प्रोडक्शन देश में जितना हो रहा है। सबसे आइडियल सिचुएशन है, देश में जितना कुछ बन रहा है उतनी ही डिमांड हो, तो प्राइसेस भी बने रहेंगे भाई, और लोगों का कंजम्पशन। बट क्या होता है ना, डायनामिक पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है, और हर पॉपुलेशन की एज में भी फर्क आता जाता है साल दर साल। तो अगर आप नोटिस करोगे कि आज से 2 साल पहले जितना आपका खर्चा था, अब पर्टिकुलर 1 साल में आपका जितना खर्चा होता है उसमें मेजर फर्क आ गया। आ रहा है ये समझ में, ठीक है ना। गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर। Policies of surplus budget during inflation and deficit budget during deflation helps to maintain stability of prices in the economy. Clear है, ठीक है ना। फिर ये है पब्लिक एंटरप्राइजेस की कुछ एक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल। देखो ये जैसे पेट्रोल पंप है, ये प्राइवेट ठेके पे दिया हुआ है, और जो इंडियन ऑयल कंपनी है उसकी ओनरशिप किसके पास है, सरकार के पास। ये बिजनेस ही है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये सरकार द्वारा कंट्रोल्ड है, तभी पेट्रोल इतने में मिलेगा। क्योंकि अगर पेट्रोल 200 रुपए का भी मिलेगा तो भी लोग तो खरीदेंगे। आ रहा है समझ, रेट कम क्यों है, सरकार ने कम नहीं करा, सरकार ने टैक्स लगा रखा है। जो पेट्रोल है हम बेचते हैं श्रीलंका को, श्रीलंका के यहाँ हमसे कम रेट पे बिकता है, पता है तुमको ये बात, ठीक है। खैर, ये जो पेट्रोल है ये 40-50 रुपए का आता है, इससे ज्यादा का नहीं आता, ठीक है। शायद 35 रुपए 40 रुपए का पड़ता है, हाँ। ये 115 का बिकता है, क्योंकि सरकार ने इस पर टैक्स लगा रखा है। पर इस बात को समझो बेटा कि सरकार इस पर और टैक्स लगा सकती थी, वो नहीं लगाया सरकार ने। ये वेलफेयर थोड़ा अलग टाइप का है, समझ में आ रही है बात। क्योंकि भाई देखो, किसी भी चीज की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, डिमांड और सप्लाई से। यहाँ सरकार अपना टैक्स लगा रही है, लेकिन रेट उसने मैनेज कर रखा है, क्योंकि कंपनी कौन सी है, सरकार है, समझ रहे हैं। तो कंपनीज के पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ाए,
सरकार ने अपना टैक्स बढ़ा दिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, कि इससे एक्चुअली में कंपनीज नहीं कमा रही है, सीधे सीधे कौन कमा जा रहा है, सरकार। बाकी रेट 200 रुपये भी हो सकता है, तो भी लोग तो क्या करेंगे, खरीदेंगे। पहले पेट्रोल के रेट पर सरकारें गिर जाती, पता है आपको ये बात, खैर इवेंचुअली समझ में आएगा तुम्हें। तो पब्लिक सेक्टर याद रखना बेटा, ये पब्लिक सेक्टर वर्ड जो है ये बताता है कि गवर्नमेंट कंपनी है। कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। अगर सिर्फ पब्लिक कंपनी बोलूंगा तो वो गवर्नमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। पब्लिक का सिर्फ ये मतलब होता है कि ज्यादातर जनरल पब्लिक के पास उस कंपनी के शेयर है, जैसे कि रिलायंस, टाटा, ये जितनी भी बड़ी कंपनीज के हम नाम जानते हैं, ये सब पब्लिक कंपनीज है। और ये जो यहाँ दिख रही है, ये सब पब्लिक कंपनीज भी हैं और ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी है। समझ में आ रहा है? पब्लिक सेक्टर उसको बोलते हैं जिसमें 50% से अधिक का स्टेक किसके पास है, सरकार के पास। तो पब्लिक सेक्टर्स आर एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर social welfare of public. Budget is prepared with the objective of making various provisions for managing such enterprise and providing them financial help. बजट इसलिए बनाया जाता है कि इन सब एंटरप्राइजेस को क्या किया जा सके, फंडिंग की जा सके, सोशल वेलफेयर किया जा सके, यही सब मकसद, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, हम रियल जीडीपी को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। जीडीपी यानी कि देश में प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विसेज का, उतने गुड्स और सर्विसेज बटेंगे। याद रखो, मैक्रो लेवल पर पैसे का कोई रोल ही नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, मतलब अगर मान लो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भैया मेरे पास पैसे नहीं, तो पॉइंट ये है कि आपको पैसे की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके बोलने से तो नोट बंद जा सकता है। आप पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है ना, क्योंकि मैक्रो लेवल पर किस चीज की कीमत है, गुड्स एंड सर्विसेज। वहां मकसद क्या है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, तो प्रोडक्शन गुड्स और सर्विस का बढ़ना चाहिए ताकि सारे लोगों को मिल पाए। समझ में आ रहा है? तो जो गवर्नमेंट में अगर मान लो कि टॉप पे बैठे हो, उनको पैसे का कुछ नहीं, क्योंकि उनको डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज जितने चाहिए और जो चाहिए वो मिल जाएंगे ना। समझ में आ रहा है? तो उनकी समस्याएं पैसे से नहीं है। समझ गए हो आप इस बात को? क्लियर? पैसे का कोई रोल ही नहीं। समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मान लो हमको प्लेन चाहिए तब आ जाएगा प्लेन। समझ में आ रहा है? हेलीकॉप्टर जब चाहिए तब हेलीकॉप्टर आ जाएगा, तो फिर मुझे पैसे की जरूरत नहीं। समझ में आ रही है बात? क्लियर? चलो ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स रिबेट या अदर इंसेंटिव दे रही, इट कैन स्टिमुलेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। ये क्लियर है क्या? तो हम देश में बेसिकली सरकार का क्या मकसद होना चाहिए, प्रोडक्शन जो है वो बढ़े। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, पर वेलफेयर कब बढ़ेगा, जब उस बढ़े हुए प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन सबका होगा। समझ में आ रही है बात? देश का जीडीपी तब भी बढ़ा हुआ दिखेगा अगर सिर्फ कुछ अ, अगर इंडस्ट्रीज अगर बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है, तो ऐसा लगेगा देश में ओवरऑल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है जीडीपी। लेकिन वेलफेयर तब होगा जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगा, पर कैपिटा इनकम कुछ नहीं है। टोटल जीडीपी को हम लोग पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो वो दिख रहा है कि पर कैपिटा है, पर है नहीं ना वो पर कैपिटा। मेरा पॉइंट समझो, एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है और 9 लोग जो है वो 10-10 रुपए कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो 1,90,000 रुपए अगर डिवाइड होंगे 10 से, तो क्या लगेगा, हर व्यक्ति कितना कमा रहा है, 10,000। जबकि एक्चुअली में क्या स्थिति है, एक व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है और बाकी के 9 लोग 10-10 रुपए कमा रहे हैं। 10,000 पर कैपिटा का कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा है? पर कैपिटा इनकम जो है वो आपका वेलफेयर शो नहीं करता। चलो बाकी का कल करते हैं, ठीक है।